उसकी बाउंड्री भारत के अंदर है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो भारत के साथ ही जाएगा। अक्सर हम लोग मिसगाइड किए हुए शब्दों को बोलते हैं कि साहब वो तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। वो चाह सकते हैं कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हो, लेकिन वो जा नहीं सकते थे क्योंकि माउंटबेटन प्लान में ऐसी योजना ही नहीं थी कि वो जा सके। और अगर उस योजना में ऐसा कुछ था नहीं कि वो जा सके तो कैसे चले जाएंगे? उनकी इच्छा तो हो गई कि हम तो भारत को अपने हिस्से को लंदन बना देंगे। कैसे बना देंगे? क्योंकि जिन शर्तों पर आपको आजादी दी जा रही है, उन शर्तों में एक शर्त यह है कि आपको भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना पड़ेगा और उसमें आपको उस बाउंड्री, जिस बाउंड्री से आपकी बाउंड्री लगती है, उसके साथ इंटेंगल्ड होना पड़ेगा। तो ये तो हो गई 565 रियासतों के विलय की बात। अब कुछ बाउंड्रियां ऐसी होंगी जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों डोमेन से लगती होंगी। विवाद वहीं पर आने वाला है, क्योंकि जिसकी बाउंड्री भारत से भी लगे और जिसकी बाउंड्री पाकिस्तान से भी लगे, बाकी तो सारे को कंपल्सन है कि उनको तो मिलना ही मिलना है। इस विषय पर कुछ कंट्री वहां चले गए, यहां चले गए, नेगोशिएशंस हुए। ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की बैठक में बोला है कि मिस्टर जिन्ना सेपरेट नेगोशिएशंस कर रहे हैं शासकों के साथ जिनकी बाउंड्री उनसे लगती है, और जो सेपरेट नेगोशिएशन वो कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है इसलिए वो सेपरेट नेगोशिएशंस कर सकते हैं और कम राज्यों की बाउंड्री उनसे लगती है इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भारत बड़ा डोमिनियन है और मोस्टली स्टेट्स भारत की ही या तो सरकमफ्रेंस में आते हैं या फिर उसकी बाउंड्री टच करती है। इसलिए भारत की जब बात आती है तो एक एक व्यक्ति से, एक एक रूलर से नेगोशिएशन करना, बातचीत करना लगभग असंभव है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। 15 अगस्त 1947 को उनको जाना है और समय कम है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो 25 जुलाई 1947 को हो रहा है। तो जुलाई और अगस्त 20 दिन का समय है केवल। 20 दिन में किससे किससे वार्ता कर लेंगे और कैसे विलय की प्रक्रिया पूरी करेंगे? तो वो कहते हैं कि भारत में ऐसा करने के लिए हमने ये सभा बुलाई है और आप सबों को मैं संबोधित करना चाहता हूं। तो उसने अपने भाषण में कहा कि आप जिस शर्तों के तहत हमसे मिले हुए थे, हमने आपको इंडिपेंडेंट किया, चूंकि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 में ऐसा प्रावधान रखा गया, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू न रखा गया तो बहुत सारी विडंबनाएं भारत में होने वाली हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर ले। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब जो सिचुएशन थी पहले ब्रिटिश क्राउन के साथ, वही सिचुएशन आज फिर से बना लीजिए नई सरकार के साथ। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ आप लोग पढ़ते हैं, सक्सेशन जब होता है तो सक्सेशन एज ए होल होता है, और सक्सेशन अगर भारत और पाकिस्तान ने कर लिया तो जो राइट उनके पास थे प्रिंसली स्टेट्स को लेकर, वो राइट भी सक्सेशन में आ गए, वो भी उसने सक्सीड कर लिए। 3 शर्तों पर पहले पुराने समझौते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सनातन समय से ऐसा चला आ रहा भारत में, तो उन 3 शर्तों के तहत फिर से भारत के साथ नए एग्रीमेंट्स होने थे ताकि एक नया भारत बन सके। वो कहता है कि पहले तो आप ब्रिटिश क्राउन को कुछ पेमेंट करते थे इन मामलों को देखने के लिए, जैसे मैंने कहा चौथ वसूली करी जाती थी, तो पहले तो पेमेंट करते थे या ब्रिटिश क्राउन उस बात का पैसा लेता था। लेकिन आज की तारीख में जब डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ हमने वार्ता करी और सरदार वल्लभ भाई पटेल से हमारी बात हो रही है, तब उन्होंने कहा कि ये जो तीनों अफेयर्स हैं उनके साथ भारत में विलय हो जाए और हम कोई पेमेंट भी नहीं मांगते। क्या मतलब? जो पेमेंट आप दे रहे थे ब्रिटिश क्राउन को, वो भी हम नहीं मांगते। आप एक इकोनॉमिक इंटाइटी की तरह रहिए भारत बनाकर, और ये कंपल्सन है कि आपको विलय करना है। ये नेसेसिटी है कि जहां पर आपकी बाउंड्री लगती है उसी कंट्री के साथ आपको रहना है। इस बात को, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के इस स्टेटमेंट को अगर हम
कश्मीर तक ले जाएं। तो एक बात बार बार लोग चर्चा करते हैं कि कश्मीर का राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। वो बात इंडिपेंडेंट तो तब रहना चाहेगा जब उन शर्तों के तहत उसकी आजादी मिलेगी। जब शर्त ही ये है कि आपको किसी ना किसी के साथ रहना है और ज्योग्राफिकली जिसके साथ आपका बाउंड्री लगती है उसमें से किसी के साथ रहना है, तो फिर ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। ये मैं केवल सरमाइसिस नहीं है, हम लोगों ने एक लीगल डॉक्यूमेंट छापा है, उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट छापे हैं सारे, जो क्राउन के रिप्रेजेंटेशन के तर्ज पर माउंटबेटन ने बोला, वो पूरा स्टेटमेंट छापा है, क्या बोला और क्या कंपल्सन है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं कश्मीर के पास, यानी कि जम्मू के पास। जम्मू के राजा ने, जो माउंटबेटन ने एक लेटर सभी को दिया था, लेटर से मतलब एक एक्सेशन का फॉर्मेट बनाया था। इसी स्टेटमेंट में उसने कहा भी कि मैं एक्सेशन का फॉर्मेट बना रहा हूं, यानी कि विलय का एक पत्र बना रहा हूं। उस पत्र पर आप लोगों को समय कम है, 15 अगस्त से पहले मेरे को जाना है, 15 अगस्त से पहले आप लोगों को वो पत्र साइन करने हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जाएंगे, ये डिसीजन आपका है और बाउंड्रीज की कंडीशन हमारी। वो सेम पत्र जो बनाया गया वो 565 सभी रियासतों को दिया गया, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू। और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, ऊपर कुछ ब्लैंक छूटा हुआ था। अगर ओरिजिनल लेटर आप लोग देखेंगे तो कुछ ब्लैंक हिस्सा छूटा है। उस ब्लैंक हिस्से छूटने में क्या है, राजा को अपना नाम, पता और जो भी उसकी उपाधियां थी वो सब लिखनी थी, और नीचे का टेक्स्ट सेम था, और नीचे उसको अपना नाम लिख के सिग्नेचर करने थे या सील लगानी थी, जो भी उसको करना था। तो जम्मू कश्मीर का जो विलय भारत में हो रहा है वो उसी लेटर से हो रहा है जिस लेटर से 565 रियासतों का भारत में विलय हो रहा है। कोई अलग से विलय नहीं हो रहा, कोई स्पेशल विलय नहीं हो रहा, उसका विलय वैसे ही हो रहा है जैसे कि बाकी 565 रियासतों का विलय हो रहा है। और वो सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको हम लोग विलय पत्र कहते हैं, वो सेम विलय पत्र पर सबको दस्तखत करने हैं। महाराजा हरि सिंह ने भी ऐसा ही किया। अब चूंकि हरि सिंह की बाउंड्री भारत में भी मिलती है और पाकिस्तान से भी मिलती है, इसलिए वहां पर इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राजा चलो अपने आप को इंडिपेंडेंट तो नहीं रख सकता था क्योंकि ऐसा था, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ तो जा सकता था। ये सवाल अपने पास आता है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो माउंटबेटन ने कहा था कि आपको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, नए एग्रीमेंट्स की तरह स्टिल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लीजिए और दूसरे के साथ विलय हो लीजिए। क्या किया महाराजा हरि सिंह ने? पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से मतलब जैसी थी, जिसको हम लोग आजकल कोर्ट अगर देता है तो वो स्टे ऑर्डर होता है, हमेशा की मांग करते हैं, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे, को स्टेटस। भारत के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया को स्टेटस का, पाकिस्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया उन्होंने। पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने का मतलब हो गया कि उसने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आपके साथ नहीं जाना चाहते उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से। हमारे जैसे आपके संबंध हैं, ब्रिटिश क्राउन के साथ जैसे आपके संबंध थे वैसे संबंध मैं आपसे रखना चाहता हूं, लेकिन विलय नहीं करना चाहता हूं। ऐसा कोई एग्रीमेंट उसने भारत के साथ नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि वो शुरू से चाहता था कि भारत के साथ विलय हो। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि राजा का जो दीवान था वो भारत में पड़ा रहा, दिल्ली में पड़ा रहा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को की वार्ता करने के लिए। भारत सरकार व्यस्त थी बाकी मामलों में विलय करने में, इसलिए वार्ता सक्सेस नहीं हो पाई और उसकी वजह से कुछ समय लग गया। 15 अगस्त तक उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करके जम्मू भारत में नहीं आ पाया। वो आया 26 अक्टूबर सन 1947, यानी कि उसमें थोड़ा सा समय, एक सवा महीने का, 1 महीने का समय लग गया। तो 1 महीने बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके भारत में विलय हुआ।
इस प्रश्न पर लोग कहते हैं कि राजा विलय नहीं करना चाहता था और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इंडिपेंडेंट वो रह नहीं सकता था क्योंकि शर्तें ऐसी नहीं थी, और 15 अगस्त तक उस पर सिग्नेचर करके विलय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दीवान से भारत सरकार की बात नहीं हो पाई। दीवान दिल्ली में था, ये वहां के कुछ राइटर्स ने, दीवानों ने अपनी राइटिंग में लिखा है कि मैं दिल्ली में ही था। 20 अक्टूबर तक वहां सिचुएशन दूसरी हो गई। चूंकि विलय नहीं हो पाया, प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, और केवल कश्मीर, जम्मू कश्मीर की प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में विलय हुए। हम लोग कहते हैं ना तारीख तो 15 है, लेकिन न्यायालय कहे तो साहब एक अर्जी लगा दी, हुजूर समय दे दिया जाए, हमको अगली तारीख पर कर देंगे, जाते हैं ना। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि वो 15 अगस्त को क्यों नहीं आया, वो 26 अक्टूबर को क्यों आया, और उसका कारण कुछ भी बता दिया आपने, ये इश्यू नहीं है। तो 26 अक्टूबर को जब विलय हो रहा है, उससे पहले पाकिस्तान को लगा कि ये डिले हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फौजें भेज दी कश्मीर में। फौजों के भेजने के बाद अब एक्सीलरेट होना था मामला कि जल्दी करो, नहीं तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, फिर कौन करेगा विलय, क्योंकि राजा तो ऑलरेडी कह रहा है कि विलय कर लो, सिग्नेचर करना है। भारत सरकार ने आनंद फानन में उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर सिग्नेचर करवाने के बाद अपने पास ले लिया। मैं फिर से कहूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, ये वही विलय पत्र है जो 565 रियासतों ने साइन किया है। ये कोई स्पेशल विलय पत्र नहीं है, ना ही कोई स्पेशल कंडीशंस के साथ विलय पत्र है, ना ही राजा ने कोई कंडीशन उसमें एक्स्ट्रा डाली है, और ना ही भारत सरकार ने उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन रखी है। इस बात पर भी बार बार चर्चा होती कि वो कंडीशनल था, विलय जो था वो कंडीशनल था। वो कोई कंडीशनल विलय नहीं था, क्योंकि विलय पत्र एक ही बना था, फॉर्मेट माउंटबेटन ने तैयार किया था, वही सभी रियासतों को दिया गया था, और वो जो सभी रियासतों को दिया गया, उनको ऑफर करना था सरकार को। उस विलय पत्र के माध्यम से एक ऑफर करना था सरकार को। ड्राफ्ट तैयार किया माउंटबेटन ने, लेकिन ऑफर कौन देगा? राज्य सरकार है, जो रियासतें हैं। और रियासतें जो ऑफर देंगे उस पर एक्सेप्टेंस भी आनी है। ये कंडीशन है कि एक्सेप्टेंस आनी है। क्यों कंडीशन है? क्योंकि अगर हैदराबाद का राजा ये कहेगा कि हम कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, वो उनके साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान के अंदर का सियालकोट का राजा ये कहेगा कि हम भारत के साथ आना चाहते हैं, तो हमको एक्सेप्टेंस देनी है कि हम आपको नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। इसलिए उस पर ऑफर और एक्सेप्टेंस भी है। 26 अक्टूबर को राजा ने हमको ऑफर किया, और 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने उस पर एक्सेप्टेंस दी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको ये स्वीकार है, आपका विलय हमको स्वीकार है। 565 रियासतें जिन कंडीशंस पर भारत में विलय हो रही हैं, उसी कंडीशन पर पाकिस्तान का भी विलय भारत में हो रहा है। कहां पर यहां स्पेशल कंडीशंस हैं, कहां पर राजा की अपनी शर्तें हैं, कहां पर भारत सरकार ने कोई शर्त रखी है या मानी है। भारत सरकार तो शर्त तब मानेगा ना, जब, या शर्त तब रखेगा जब उसको कुछ करने का राइट हो। राइट क्या था? फिर से देखिएगा मैटर को। कॉन्ट्रैक्ट, हम सब मेरे ख्याल से लॉ के स्टूडेंट या लॉ से इंटेंगल्ड, लॉ से जुड़े हुए लोग हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर देता है, और ऑफर में कंडीशन ऑफ बंडल्स होते हैं, बंडल ऑफ कंडीशंस होते हैं ऑफर में, और जिसको ऑफर दिया गया है वो केवल एक्सेप्टेंस हां के रूप में देता है, एक्सेप्टेंस ना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ना हो जाएगी तो फिर एक्सेप्ट क्या किया। एक्सेप्टेंस अगर स्वीकृति उसको देनी है तो सिर्फ एक शब्द उसको इस्तेमाल करना होता है, हां, यस आई एम एग्री। अगर उसने उसमें कुछ शर्तें लगा दी तो फिर वो एक्सेप्टेंस तो नहीं रह जाती, वो तो काउंटर ऑफर हो गया। और यहां पर क्या है, राजा ने जो फॉर्मेट तैयार करा गया था, उस फॉर्मेट में अपना नाम पता ऊपर लिख के नीचे साइन करके वो ऑफर दे दिया भारत सरकार को, और भारत सरकार ने दूसरे दिन उस पर हां कर दी।
कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है ना? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, भारत सरकार शर्त लगा नहीं सकती थी क्योंकि एक्सेप्टेंस उसने देनी थी, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन सेम था जो पूरे 565 रियासतों का था। इसलिए इस एक्सेशन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। एक्सेशन कंप्लीट है। एक्सेशन कंप्लीट है, ये और कहां से पता लगेगा? और भी कुछ हुआ होगा उस समय जब पता लगे कि एक्सेशन कंप्लीट है। क्या पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि एक्सेशन कंप्लीट है? क्या पाकिस्तान ने भारत के विलय को, भारत में जम्मू के विलय को स्वीकार किया है? उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने अपने कबायलियों के रूप में अपनी फौजों को भारत में जब एंट्री मरवा दी और बहुत हद तक कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया, तो भारत सरकार यूएनओ गई, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में गई। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का भी थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा कि वहां होता क्या है। दो कंट्रियों के बीच में, दो डोमिनियंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुरक्षा परिषद नहीं जाता। क्या? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुरक्षा परिषद नहीं जाता, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाता है। ये क्लियर हो रही है ना कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा अगर डिस्प्यूट शब्द इस्तेमाल करेंगे तो। भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गई क्योंकि डिस्प्यूट कोई था ही नहीं। भारत सरकार सुरक्षा परिषद के पास गई, और जो यूएन चार्टर है, दो डॉक्यूमेंट है उनके पास इन डिस्प्यूटों को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यूएन चार्टर है जो एज ए ग्रांट है, और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जब डिस्प्यूट होता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो प्रावधान होते हैं उनके तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाया जाता है। अच्छा, डिस्प्यूट नहीं है और किसी ने इंक्रोचमेंट कर दिया है, किसी ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है और वो शासक युद्ध नहीं करना चाहता, तो क्या करना चाहिए? यूएन चार्टर जब बना तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल को बॉस बनाकर बिठाया गया था। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखे। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी? भारत के सामने प्रॉब्लम ये थी कि विलय तो पूर्ण हो चुका था लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहते उस समय। तो अपन अब क्या करें? किससे कहें? कोई तो बॉस होगा जिसको कहना पड़ेगा। चूंकि हम ओरिजिनल पार्टी है यूएनओ के, इसलिए अब अपने पास ये एक विकल्प बचता है कि हम यूएनओ जाएं, और यूएनओ में अपने पास दो विकल्प हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएं। तो डिस्प्यूट तो है नहीं मिलेगा, इसलिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए नहीं, क्योंकि ये मामला दो राष्ट्रों का मामला नहीं था। क्योंकि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का किसी भी प्रकार का कोई एक्सेशन, कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है उसमें बना रहेगा कश्मीर के साथ। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों जाना? जब डिस्प्यूट नहीं है, दो कंट्रियों का मसला नहीं है, मसला हमारा इंटरनल है, पाकिस्तान ने इंक्रोचमेंट कर दिया है। तो अगर कोई कंट्री हमारे कंट्री में घुस आए, चीन घुस आए, पाकिस्तान घुस आए, अफगानिस्तान घुस आए, कोई भी घुस के आता है, तो हम कहां जाएंगे, किससे कहें अगर हम युद्ध नहीं करना चाहते? दो तरीके हैं अपने पास, या तो सीधा युद्ध करके हम उनको परास्त कर दें, या फिर हम उसका एक पीसफुल सेटलमेंट करने की कोशिश करें। हमने पीसफुल सेटलमेंट करने की कोशिश करने के तहत सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक पिटीशन दाखिल की, एप्लीकेशन दी 1 जनवरी 1948 को, और उस एप्लीकेशन में हमने कहा कि चूंकि आप बॉस हैं
और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी प्रकार से कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला ना करे, वो उसकी इंक्रोचमेंट ना करे, इसलिए आप रोकिए। पाकिस्तान ने हमारे हिस्से मतलब जम्मू कश्मीर हमारे हिस्से पर पाकिस्तान ने अपनी फौजें भेजकर इंक्रोचमेंट किया है। अगर कश्मीर का विलय कंप्लीट ना होता तो फिर जम्मू और कश्मीर की सरकार जाती सिक्योरिटी काउंसिल। अगर वो इंडिपेंडेंट होते, एक लीगल एंटिटी होते, तो वो जाते सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसा तो हुआ नहीं, भारत सरकार गई क्योंकि एक्सेशन कंप्लीट हो चुका था और उन्हीं शर्तों पर हो चुका था जिन शर्तों पर 565 रियासतों का विलय हुआ। तो हमने आर्टिकल 35 में, यूएन चार्टर के आर्टिकल 35 में उनके पास एक एप्लीकेशन की और उनसे कहा कि अभी अभी हम आजाद हुए हैं, पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान ने धूर्तता करते हुए हमारे हिस्से पर अपनी फौज भेज दी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको युद्ध में ना जाना पड़े। ये बात हमने पिटीशन में लिखी कि मेरे पास अगला विकल्प युद्ध करना होगा, हमको युद्ध में ना जाना पड़े, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है कि उनको बाहर करें। जब हमने ये पिटीशन उनको दे दी तो जाहिर सी बात है सम्मन जाना है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान सरकार ने उस पर रिप्लाई किया जो हमने पिटीशन दी थी, और उन्होंने रिप्लाई क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी फौज भारत में एंट्री नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी फौजी या हमारी फौज ने भारत में कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया है, कश्मीर में किसी भी प्रकार से हमारी फौजों का कोई व्यक्ति नहीं है, ये वहां के लोकल लोग हैं। और हो सकता है, साथ में उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे कबायली क्षेत्रों के लोग उनकी मदद कर रहे हों, क्योंकि कबायलियों के रूप में ही फौजी आए थे भारत में। साथ में वो क्या कहता है उसी रिप्लाई में, कहता है महाराजा हरि सिंह ने जो एक्सेशन भारत के साथ किया है उस एक्सेशन को मैं नहीं मानता। इसमें बड़ा, इसको अगर लीगली देखें तो बहुत बड़ा पॉइंट है। कहता है एक्सेशन जो किया से मतलब एक्सेशन मान रहा है कि एक्सेशन हो गया। कहता है जो विलय हुआ उस विलय को मैं नहीं मानता, मैं मान्यता नहीं देता। इंटरनेशनल लॉ आप पढ़ते हैं, मान्यता देना या ना देना, रिकॉग्नाइज करना या ना करना, एक कंट्री का इंडिपेंडेंट व्यू हो सकता है। इस विषय पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास हैं। चाइना में जब नेशनलिस्ट चाइनीज को हटाकर जब कम्युनिस्ट आए तो भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज कर दिया था। अमेरिका ने बहुत बाद में किया, सन 1975-78 के तक नहीं रिकॉग्नाइज किया। तो क्या चाइना कंट्री नहीं था? क्या अमेरिका की नजर में चाइना की कोई लीगल एंटिटी नहीं थी? बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, बहुत सारे कंट्रियों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो क्या बांग्लादेश लीगल एंटिटी नहीं थी, सेपरेट एंटिटी नहीं थी? तो भारत में विलय अगर जम्मू का कश्मीर का हो गया है और आप मान्यता नहीं देते, पाकिस्तान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो उस नॉन रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि विलय नहीं हुआ। क्योंकि ये तो वो सबसे पहले कह रहा है, अपनी पिटीशन में रिप्लाई में कह रहा है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय किया उस विलय को हम मान्यता नहीं देते। मान्यता देना, तुम कंट्री हो, तुम्हारा अपना अधिकार है। मेरी शादी होने जा रही है, पड़ोसी कहता है हम इस विवाह को नहीं मानते, ना माने, शादी तो मेरी होगी ना, और हो गई। उसको वो पड़ोसी नहीं मानता या और लोग गांव के मोहल्ले के नहीं मानते और कहते हैं हम इस शादी को नहीं मानते, तो क्या वो शादी नहीं है? उसको तो मानना पड़ेगा। क्योंकि आप ये तो कह रहे हो कि शादी इनकी जो हुई है उसको हम नहीं मानते, शादी हुई है ये तो मानते हो।
नहीं? तो उसका विलय भारत में हुआ, महाराजा हरि सिंह ने विलय किया, ये तो मानते हो कि विलय हुआ, मान्यता नहीं देते, तो तुम्हारी मान्यता की आवश्यकता हमको है भी नहीं कि वो कहें कि साहब भारत में जो सरकार बनी है उस सरकार को हम मान्यता नहीं देते, भारत ने जो ताजमहल पर अपना राइट रखा है, ताजमहल को ऑक्युपाई करके रखा है, उसको हम मान्यता नहीं देते, वो कब्रिस्तान है या हमारा हिस्सा है, जो भी कह सकते हैं, मान्यता उनका अपना राइट हो सकता है, उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन विलय हो गया ये पाकिस्तान भी स्वीकार करता है। और विलय हुआ ये यूएनओ स्वीकार करता है। एक कमीशन बैठा, इस रिप्लाई के बाद एक कमीशन बिठाया गया जिसको यूएनसीआईपी कहा गया, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब मामला कहां यूएनओ में, सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया, भारत और पाकिस्तान, यानी कि कश्मीर का कोई इशू, जम्मू का कोई इशू ही नहीं। इशू होता तो कौन लड़ता? जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस इंडिया होता, अगर कोई इशू होता तो। जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस इशू नहीं है यूएनओ में, इशू है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये स्वीकार करता है कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका है, उस विलय को हम मान्यता नहीं देते, और साथ में कहता है कि वहां के लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसलिए यह वहां पर चल रहा है।